देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की है वो देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आयन्स। ठीक है, आयनों की देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एलिमेंटों की। ठीक है, देखो जैसे अपन डी ब्लॉक एलिमेंट को करते थे, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते थे, ये उससे थोड़ा अलग है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग है, थोड़ी तरीका अलग है निकालने का। वो कैसे है देखो इधर, नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड आयन्स, है ना। कौन सी लैंथेनाइड आयन की बात करेंगे अपन, इसकी। ठीक है, क्योंकि देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी यही है, तो अपन इस लैंथेनाइड आयन की बात करेंगे। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, समझ में आप लोगों को बात। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये एक साथ 1 2 3 है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये एक साथ 1 2 3 संख्या में 3 तक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये त्रिधनात्मक, है ना, ट्राइपॉजिटिव आयनों का निर्माण करते हैं, है ना। इनकी जो मेन टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, टू फॉर्म ट्राइपॉजिटिव आयन, है ना। जो मेन टेंडेंसी होती है इनकी क्या होती है, वो ट्राइपॉजिटिव आयन बनाने की होती है। बात समझ में आई क्या। ठीक है, अब देखो ट्राइपॉजिटिव आयन बनाएंगे तो इन्हीं में अपन क्या करेंगे, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे। समझ में आ रही है। देखो अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंटों की, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है, ठीक है, 2 प्रकार के मोशन पे डिपेंड करता है। एक ऑर्बिटल मोशन, है ना, एक कौन सी होती है, ऑर्बिटल मोशन होती है, और एक कौन सी होती है, स्पिन मोशन होती है। क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, एक कौन सी होती है, ऑर्बिटल मोशन होती है, और एक कौन सी होती है, स्पिन मोशन होती है। ठीक है, इससे क्रिएट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, म्यू ऑर्बिटल। समझ में, इससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है अपन उसे क्या कहते हैं, म्यू स्पिन, है ना, इसके लिए। और जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, म्यू स्पिन प्लस म्यू ऑर्बिटल। समझ में आप लोगों को बात। जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए म्यू टोटल, है ना, इसको ऐसे लिख देती हूँ, म्यू टोटल। म्यू टोटल क्या होगा, म्यू स्पिन और म्यू ऑर्बिटल का एल्जेब्रिक एडिशन होएगा। ठीक है, अगर उसको ऐड करें अपन तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये बात भी समझ में आई क्या। ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा देखो अब क्या होता है कि ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो चीज़ समझो, है ना, फिर स्पिन मोशन का मतलब क्या होता है वो चीज़। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ा था तभी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि ऑर्बिटल मोशन का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित ऑर्बिटल में क्या होता है, सर्कुलेट रहता है। न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से, ये जैसे ये न्यूक्लियस मानो मेरा हाथ, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलेट रहता है निश्चित कक्षाओं में। तो जब इनकी ऑर्बिटल मोशन होएगी, इनकी जो ये
होएगा ऑर्बिटल मोशन, उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होएगा। इसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है, विच इज जनरेट बाय द ऑर्बिटल मोशन। और ऑर्बिटल मोशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है अराउंड द न्यूक्लियस। बात समझ में आई क्या, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ऑर्बिटल मोशन होता है ना, जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट रहता है, मोशन क्रिएट करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी पोजीशन पर भी मोशन क्रिएट करता है। मोशन कैसे क्रिएट करेगा, सपोज करो किसी ऑर्बिटल में है ना, तो हो सकता है वो अपने ही ऑर्बिटल में घूमता रहे, हो सकता है वो इस तरीके से, है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से मोशन क्रिएट करें, तो उसे क्या कहेंगे, म्यू स्पिन कहेंगे, मतलब स्पिन मोशन के कारण जनरेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो दो मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट उससे निकाल लो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इससे, या तो स्पिन से निकालो या ऑर्बिटल से निकालो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अगर पूरे टोटल एलिमेंट की या फिर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो दोनों प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ेंगे, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ेंगे तो वो क्या शो करेगा, उसके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगा। समझ में आ रही। लेकिन एक बात यहाँ पे होता क्या है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1s 1d ns np और nd, है ना, इस तरीके का होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d ns np nd एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्या मतलब इतना ही होता है, ठीक है। मतलब जो n-1d ऑर्बिटल है वो ns np और nd इलेक्ट्रॉनों से ढका रहता है, ऑर्बिटल से ढका रहता है। अब देखो मैंने कहा कि वो ns np और nd ऑर्बिटल से ढका रहता है। जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके ns तक में ही, ns तक ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो np में होते हैं ना फिर nd में होते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है। ना तो np में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही nd में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एक तो n-1d में और एक ns में, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट में तो कहाँ पर आएगा, n-1d में। समझ में आ रही। पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, n-1d में। तो अपन जो मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं वो कौन से मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, जो उस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें जो n-1d में आ रहा है। समझ में ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब देखो जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपन इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक मोमेंट निकालते रहें। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच करेंगे, किसकी तरफ, एलिमेंट की तरफ, ठीक है। अब वो न्यूट्रल फॉर्म में है कि वो पॉजिटिव फॉर्म में है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब लिगेंड मूव करेंगे। जब लिगेंड मूव करे तो मुझे एक बात बताओ, n-1d में इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है एज वेल एज वी इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, देन n-1d में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि np और nd में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो उनके होने का नहीं होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही। लेकिन n-1d में इलेक्ट्रॉन होता है और अपन उसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की बात करें और उसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही। तो जनरली क्या होता है, जो उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है ना, उस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है वो किससे इफेक्टेड रहता है, लिगेंड की ऑर्बिटल मोशन से। और दोनों का ऑर्बिटल मोशन एकदम समान किंतु अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आ रही। और जो मेटल आयन का ऑर्बिटल मोशन के कारण जनरेट म्यू ऑर्बिटल है वो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए अपन ये मानते हैं कि जो म्यू टोटल होता है फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट वो क्या करता है, ओनली डिपेंड ऑन स्पिन मोशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन on orbital motion. So we can say that the mu total of d block element is calculated by the only spin motion, है ना। या मैं कह सकती हूँ ना, स्पिन मोशन के कारण जनरेट मैग्नेटिक मोमेंट ही उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। समझ में ये बात, ठीक है। देखो इधर जैसे मैंने क्या कहा, मैंने लिखा ये न्यूक्लियस
है ना, ये लिखा मैंने n-1d, है ना, ये क्या लिखा n-1d, ये लिखा मैंने ns। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे लिगेंड आए, है ना, लिगेंड से जुड़ा, तो मुझे एक बात बताओ, ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि, है ना, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे np और nd जो ऑर्बिटल है ना, np और nd जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में मेरी बात, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो np और जो nd है वो क्या है, एब्सेंट है यहाँ पे, तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं है उनमें। समझ में मेरी बात, ये एब्सेंट है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एब्सेंट है। समझ में आ। तो जो लिगेंड आता है ना, लिगेंड जो आता है उसका भी क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन होता है, वो भी क्या शो करता है, ऑर्बिटल मोशन। जो मेटल आयन के, है ना, मेटल आयन के ऑर्बिटल मोशन, मेटल आयन के ऑर्बिटल मोशन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है ना, कैंसिल आउट कर देता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट बाय ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, एकदम सेम होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। समझ रहे हो। और अपोजिट होने के कारण ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। मैंने क्या कहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में n-1d ऑर्बिटल होता है, वो इतना ज़्यादा अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ना, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में नहीं होता, ऐसा नहीं होता बहुत ही ज़्यादा अंदर प्रेजेंट हो। और बहुत ज़्यादा अंदर प्रेजेंट नहीं होने के कारण इनकमिंग लिगेंड से इफेक्टेड रहता है ना। तो मैं लिखूँ यहाँ पे n-1d ऑर्बिटल इफेक्टेड बाय द इनकमिंग लिगेंड, द इनकमिंग लिगेंड। समझ में आ रही है, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के, या मैं कहूँ ज़्यादा अंदर स्थित नहीं होता है। ठीक है, इस कारण लिगेंड का जो ऑर्बिटल मोशन है वो इस n-1d में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंटों का टोटल, रुको इसको साफ करते हैं पहले, जो यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑर्बिटल मोशन हुई तो थी लेकिन वो कैंसिल आउट हो गई, तो इसका मैं लिखूँ एब्सेंट, है ना। अगर ये एब्सेंट हुई तो जो म्यू ऑर्बिटल है उसका मान कितना हो गया, 0, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब म्यू, केवल किस पे डिपेंड करेगा, स्पिन
मोशन पे, है ना। और स्पिन मोशन क्या जनरेट करता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ में आ रही है, मतलब म्यू स्पिन। सो वी कैन से दैट म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू स्पिन, है ना। समझ में ही आप लोगों को बात है, ठीक है। तो अपन इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, है ना, वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, म्यू इक्वल्स टू रूट एन प्लस 2, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात मेरी समझ में क्या है इतनी, ठीक है। इस तरीके से अपन ये चीज़ करते हैं, है ना। या अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि म्यू इक्वल्स टू 4s+1। इसका एक और फॉर्मूला भी क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू 4s+1। बात क्लियर, क्या समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। और जो s होता है उसका मतलब क्या होता है, n/2। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला क्या है इसका, म्यू इक्वल्स टू 4s+1, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। अब s बराबर देखो n/2 रख के देख लो, देखो रखा तो 4 × n/2, ठीक है, ये करा। और ये n/2 s इक्वल्स टू, देखो क्या होता है, s कर लो 2s+1 इक्वल्स टू n+1 होता है। इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो s बराबर n+2 ही होता है, ठीक है। तो देखो रख के देख लो इसको, ये रखा, इस ये होता है मान, ठीक है। या मैं इसको कर दूँ, ये मान होता है ना, ये s इक्वल्स टू n/2, है ना। इधर देखो, देखो s इक्वल्स टू क्या होता है, n/2। s यहाँ पे क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। s इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैंने क्या लिखा है, s इक्वल्स टू n/2, तो मैं यहाँ पे इसको 2s लिख दूँ ना, n इक्वल्स टू 2s हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू देखो ना ज़रा, यहाँ पे लिखो 2s+2, है ना, ये लिखा, ये हो सकता है। अब 2 कॉमन ले लूँ इसमें, तो म्यू इक्वल्स टू रूट, ये 2 से 2 4s+1, यही तो हुआ, मतलब वो सही था। इस तरीके से ये क्या है, इसका दूसरा फॉर्मूला है। और s यहाँ पे क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है ना। मतलब इसके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में केवल स्पिन क्वांटम नंबर ही अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ऑर्बिटल या एजिमुथल क्वांटम नंबर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। समझ रहे में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब बात करें ब्लॉक की, अपने को तो एफ ब्लॉक के बारे में देखना है, इसको ध्यान रखना लेकिन थोड़ा, है ना। अपने को तो क्या देखना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखना है, उसको देखते हैं। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो देखो ये n-2 है, समझ में, ये n-1d और ये ns। क्लियर क्या ये वाली बात भी, समझे, ठीक है। n-2f, n-1d और ns, ठीक है। क्लियर ये बात है। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इनका ये वैलेंस पेलेंटिमेट और एंटी पेलेंटिमेट सेल बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेल बनाते हैं, वैलेंस सेल, पेलेंटिमेट सेल और एंटी पेलेंटिमेट सेल।
समझ में है आप लोगों को बात? ये इस तरीके से ये है ना। अब सुनना जरा, अगर लिगेंड आए है ना, लिगेंड आए तो देखो लिगेंड का इन्फ्लुएंस ये यहाँ पे है ना, लिगेंड यहाँ पे। बताओ यहाँ पे जो n-2f ऑर्बिटल है ना, n-2f जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में है ना। जो n-2f ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में स्थित है, मतलब यह मैं कहूँ बहुत अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, लिगेंड का वहाँ पर कंट्रीब्यूशन या बोल तो इफेक्ट लगेगा क्या? ठीक है, देखो इन ए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, n-2f n-1d ns, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जबकि अभी ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d और ns ये होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो लिगेंड है ना, ये n-2 ऑर्बिटल के f जो ऑर्बिटल है, सेल है ना ये, वैसे तो f ऑर्बिटल के काफ़ी अंदर प्रेजेंट होने के कारण उसे प्रभावित नहीं करता है। अब बताओ, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उसमें तो ns के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं और n-1d के भी निकल जाते हैं, बचते किसके हैं, n-2f के बचते हैं। और बताओ, अगर अपन f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2f n-1d और ns। इसका मतलब क्या है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा है ना, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, f ऑर्बिटल में आएगा, है ना, जो न्यूक्लियस के तो बहुत ज़्यादा पास में है, या मैं कहूँ लिगेंड से बहुत ज़्यादा अंदर है। समझ में? ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, इस कारण इनकमिंग लिगेंड का कोई प्रभाव n-2f सेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं पड़ता है ना। नहीं, अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो देखो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और उसमें स्पिन मोशन काम में आएगी, है ना। ये कैपिटल S और ये कैपिटल L, ठीक है, दोनों काम आएगी। दूसरी चीज़, सपोज करो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनकी एक से ज़्यादा ऑर्बिटल मोशन होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होंगे। तो जो L है अपन कैसे निकालते हैं, L1 L2 L3 L4 डैश 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 प्लस। समझ में आ रही? अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो एक से ज़्यादा स्पिन क्वांटम नंबर होगी, मतलब एक से ज़्यादा स्पिन मोशन शो करेगा और स्पिन मोशन से क्या जनरेट होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो कैपिटल S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश। समझ में ही मेरी ये बात क्लियर? तो जो म्यू टोटल है इसका, किसका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का,
क्या होएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। बात क्लियर ये, ठीक है। क्या होएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। क्या होएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। ठीक, देखो आगे। अगर ऐसा हुआ है ना, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होएगा टोटल, है ना, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होएगा उसमें ऑर्बिटल मोशन प्लस स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन दोनों का क्या होएगा, कंट्रीब्यूशन होएगा। मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग वाली चीज़ हो गई। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, अगर अपन केवल एक ही लाइक एज ट्रांजिशन एलिमेंट स्पिन मोशन को इंक्लूड करें, है ना, तो देखो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F7 किसका, गैडोलियम +3, है ना, गैडोलियम +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, F7 है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, और ये क्या है, मैक्सिमम है। ऐसा नहीं होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसका मैक्सिमम नहीं होता है। क्लियर है चीज़, है ना। क्या प्रमाण है इस बात के कि ऑर्बिटल मोशन इंक्लूड होता है, वो बता रही हूँ, है ना। पहली चीज़ समझ में, गैडोलियम का देखो, गैडोलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F7, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। 7 होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट इसका मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। पहली चीज़ क्लियर। F9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, किसका, डायस्ट्रोनशियम, है ना। F9 डायस्ट्रोनशियम +3 कितना है, F9 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 5 हो गए। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हुए, है ना। तो आप लोग एक बात बताओ, इसमें भी 5 के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट आना चाहिए था, है ना। F10 जो किसका है, होल्मियम +3 का है ना। होल्मियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, F10 है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इसमें, 4। ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 4, 5 जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका तो डाइपोल मोमेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है ना। जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। होना तो 4 और 5 के अकॉर्डिंग चाहिए था, समझ में आ रही है। और जिनके साथ साथ हैं उसका है कम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इनके मान हाई होते हैं, मैक्सिमम होना चाहिए था लेकिन कम होता है, मिनिमम। इनका कम होना चाहिए था, मिनिमम,
लेकिन होते क्या है मैक्सिमम। मान क्या होता है इसका मैक्सिमम होता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो ये मतलब उल्टा सीधे सा वैल्यू हो गई। जिसका मिनिमम होना चाहिए था उसका तो होता है मैक्सिमम, और जिसका मैक्सिमम होना चाहिए उसका होता है मिनिमम। ठीक है। ऐसे ही जिनका F5 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, सेमेरियम +3 में, है ना। सेमेरियम +3 जिसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसका भी क्या होता है मिनिमम होता है। ठीक है। क्या होता है मिनिमम होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ इनकी एक्सप्लेनेशन अपन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में केवल और केवल ऑर्बिटल मोशन को इंक्लूड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इन्हें एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है। और वो चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई, पहली बात कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में कुछ अलग प्रकार का होता है ना। अलग प्रकार का होने का मतलब क्या है कि इनमें जैसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्बिटल मोशन एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन भी प्रेजेंट होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात है? ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f होता है, 5d होता है, 6s होता है। समझ में? तो 4f क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर की साइड स्थित होता है, इसलिए लिगेंड अटैक तो करता है इन पे। ठीक है। लिगेंड का ऑर्बिटल मोशन भी होता है और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का भी ऑर्बिटल मोशन होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को किसी तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही? इफेक्ट नहीं कर पाने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण उसका ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन को कैंसिल आउट नहीं कर पाता है, और कैंसिल आउट नहीं कर पाए, है ना। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मोशन के कारण क्रिएट डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल मोशन के कारण क्रिएट डाइपोल मोमेंट का अलजेब्रिक योग होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? तो अपन उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखना जरा इधर। अपन उसको लिखते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं अपन उसको, लिखे टोटल को मिला के 4s s+1। ठीक है। ये तो था ही, प्लस l+1। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं 4s s+1 प्लस l+1। क्लियर? क्या यहाँ पे ये कैपिटल S क्या होता है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। और उसका मतलब क्या है कि ये क्या होएगा कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सभी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिएट स्पिन मोशन के कारण क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट S1 S2 S3 S4 प्लस Sn। ठीक है। L क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एजोमेथियल क्वांटम नंबर। ठीक है। या लिखो इसको रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है। समझ में मेरी बात है? ठीक है। इस तरीके से है। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, इसका मान मतलब L इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल l+1 l+2 l+3
L+4 प्लस डस डस Ln, ये बात समझ में, ठीक है। और म्यू का तो पता है ही, ठीक है। अब देखो रुसेल और सॉन्डर्स दो साइंटिस्ट थे। देखो ये सब चीज़ ना, ये L/S L1 प्लस L2 ये ज़्यादा है नहीं, आप लोग इतना ही ध्यान रखो, ये रिजल्टेंट होते हैं और अलग अलग हो तो अलग अलग के इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग 3rd ईयर में पढ़ोगे, समझ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अभी इसका थोड़ा इतना ही ध्यान रखना है ना, फालतू ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा ये अगर ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग गई तो मैं, है ना। तो देखो क्या होते हैं, रुसेल और सॉन्डर्स दो साइंटिस्ट थे, क्या रुसेल और सॉन्डर्स दो साइंटिस्ट थे, है ना। इन दोनों ने क्या करा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में S, कैपिटल S और कैपिटल L पेयर्ड होकर क्या करते हैं, अलग क्वांटम संख्या का निर्माण करते हैं, है ना। इन्होंने क्या कहा कि कैपिटल S और कैपिटल L पेयर्ड अप होंगे और एक अलग ही तरीके की क्वांटम नंबर, एक अलग ही तरीके की क्वांटम नंबर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। समझ में क्लियर? क्या उसे क्या कहेंगे अपन, न्यू क्वांटम नंबर, या क्या कहलाएगी वो, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, है ना। ये दोनों मिलकर नई क्वांटम संख्या का निर्माण करेंगे जो क्या कहलाएंगी, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर। समझ में मेरी बात? और उसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से। उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से। देखो उसे कैसे लिखते हैं, कैपिटल J से। ये क्या कहलाती है, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर कहलाती है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ देखो क्या होती है, रिजल्टेंट जो क्वांटम नंबर है ना, उसमें L और S के मान कंट्रीब्यूट करते हैं और J का मान अपन उस हिसाब से निकालते हैं। समझ में आ रही? तो रुसेल और सॉन्डर्स क्या कहते हैं कि J का मान डिपेंड करता है L और S के मान पर, है ना। देखो इफ, और ये मान किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। जो अपन स्पीशीज कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। देखना इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन हाफ फिल्डेड, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्डेड, तो अपन J का मान कैसे निकालते हैं, J इक्वल्स टू होता है L माइनस S। समझ में मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is more than half filled, if electronic configuration is more than half filled, then the J value is equals to L plus S। समझ में है क्या? दो तरीके से निकालते हैं, मतलब J के मान L प्लस S से लेके L माइनस L तक होते हैं। अपन ये कह सकते हैं ना कि जो J का मान होता है वो क्या होता है, L प्लस S से लेके L माइनस S तक हो सकता है। क्लियर? किसी भी स्पीशीज के लिए हो सकता है वो, है ना। या तो मैं कहूँ किसी आयन के लिए हो सकता है, किसी एलिमेंट के लिए हो सकता है, या किसी कॉम्प्लेक्स के लिए हो सकता है, किसी भी सिस्टम के लिए हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो रुसेल और सॉन्डर्स ने दी, समझ में। तो अब अपन इनका जो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं वो किसके द्वारा निकालते हैं, J वैल्यूज़ के आधार पे निकालते हैं, ठीक है। मतलब अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट निकाला जाए तो ये तीनों प्रकार की क्वांटम नंबर यूज़ आती है। समझ में आ रही? तीनों प्रकार के क्वांटम नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर
क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं, एल है, एस है और जे है। ये तीनों के तीनों मान क्या होते हैं, यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इक्वल्स टू होता है रूट जी, है ना, म्यू इक्वल्स टू होता है जी रूट जे जे प्लस वन। क्या होता है, जी रूट जे जे प्लस वन होता है। समझ में मेरी बात, ठीक है। जो आजकल फॉर्मूला है इनका डाइपोल मोमेंट निकालने का, वो क्या है, ये है। अब इसको भी आगे मॉडिफाइड किया गया है। वो कैसे मॉडिफाइड किया गया है, सुनना। जो यहाँ पे जी होता है ना, ये क्या होता है, या तो गायरोस्कोपिक फैक्टर होता है, समझ में आ रही है, या फिर क्या होता है, लिंडे फैक्टर होता है ना। या तो गायरोस्कोपिक फैक्टर होता है, गायरोस्कोपिक फैक्टर, दोनों इसी के नाम हैं। या तो इसे गायरोस्कोपिक फैक्टर बोल दो या लिंडे फैक्टर बोल दो। समझ में, ये क्या होते हैं, जी होता है। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकाले अपन, जे का मान तो निकाल सकते हैं, और वो भी कैसे निकाल सकते हैं, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। ठीक है, वो भी कैसे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेस देन हाफ फिल्डेड हो तो अपन एल माइनस एस यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज मोर देन हाफ फिल्डेड हो तो अपन एल प्लस एस यूज़ करते हैं। समझ में मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेस देन हाफ फिल्डेड हो तो एल माइनस एस यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मोर देन हाफ फिल्डेड हो तो एल प्लस एस यूज़ करते हैं। मेरी बात क्लियर क्या, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो क्लियर ये चीज़। अब देखना, नॉर्मली क्या होता है कि ये हो गया है ना इतना गायरोस्कोपिक। अब इस गायरोस्कोपिक फैक्टर का भी कुछ मान है, वो क्या है, 3/2। समझ में आ रही, 3/2 प्लस। ठीक है, अब उसमें अपन एस का भी कंट्रीब्यूशन लेंगे और एल का भी कंट्रीब्यूशन लेंगे और जे का भी। वो कैसे, क्या होता है, एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन डिवाइडेड बाय 2j जे प्लस वन डिवाइडेड बाय 2j जे प्लस वन। समझ में मेरी बात, ये क्या होता है, लिंडे फैक्टर का मान होता है। समझे क्या आप लोग मेरी बात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिंडे फैक्टर का मान होएगा। समझ में ये बात, ठीक है, क्लियर। अब चाहो तो आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो। आगे सोल्व करने का मतलब क्या है कि नॉर्मली आप इसे जैसे इन दोनों में कॉमन लेके कर सकते हैं ना, ठीक है, एलसीएम इनका लेके कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं लूँ यहाँ पे, इसको लिख दूँ जी गोज़ टू, देखना नीचे मैंने क्या ले लिया, 2j प्लस वन, 2 से 2 कैंसिल आउट, समझे। तो यहाँ पे क्या आया, देखना 3j जे प्लस वन। समझे आप लोग मेरी बात, ठीक है, प्लस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन। बात क्लियर क्या, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, 3j प्लस वन प्लस एस प्लस वन। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्लियर ये चीज़ है ना, कर सकते हो आप लोग इसको ऐसा, समझ में मेरी बात। तो इसका जो म्यू है ना, जो म्यू दिया था, क्या दिया था, म्यू जी रूट जे प्लस वन।
वो कैसे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू, देखना इधर 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2जे प्लस 1 रूट जे प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है फॉर द लेंथेनाइड का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। ठीक है, अपन इस इक्वेशन का अगर यूज़ करें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो लेंथेनाइड होते हैं कई, उनमें क्या होता है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है इसका ऑर्बिटल मोशन का वो एब्सेंट होता है। समझ रहे आप लोग मेरी बात, इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है यहाँ पे, एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो एब्सेंट होने के कारण अपन एल को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है। ठीक है, एल को 0 मान लेंगे। ठीक है, तो सपोज करना अपन जे बराबर क्या पढ़ते हैं, या तो एल प्लस एस या एल माइनस एस। समझ में, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, केवल एस ही हो जाएगा, है ना, जे बराबर केवल एस हो जाएगा। तो तब म्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, 3/2 लिखो इसको, प्लस एस प्लस 1, वो तो कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय 2s प्लस 1। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ भी, है ना। तो नॉर्मली जो कैंसिल आउट हो रहा है उससे कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। ठीक है, क्लियर ना। तो इस तरीके से अपन जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा हो तो अपन एल बराबर 0 रख के करेंगे। और देखो कई बार जैसे कंडीशन दे दे एस बराबर 0 रख के भी, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो उस तरीके से भी अपन एस बराबर 0 रखे तब एल जे बराबर क्या हो जाएगा, केवल एल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो उस तरीके से क्या निकालते हैं इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में मेरी बात है। ठीक है, क्लियर। अब देखो नॉर्मली ये बात तो क्लियर हो गई, है ना। ठीक है, ये बात क्लियर, समझ में मेरी बात। रूट जे प्लस 1 तो लिखोगे ना, तो रूट यहाँ पे जे का मान क्या हो गया एस, तो एस प्लस 1, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व कर सकते हो ना। ये इसको करा तो ये क्या आ गया 4, है ना, ये क्या आया 4। समझ में, 4 रूट एस प्लस 1। ठीक है, क्लियर ये वाली बात है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 को अंदर ले जाऊं, है ना, 4 को मैं अंदर ले जाऊं, जी का मान है ना वो, तो इसको मैं करूँगी 16 एस प्लस 1। समझ में, तो देखो कट पीट के वो आ जाएगा 4s प्लस 1। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो इसको, जैसे 3s प्लस 1 s प्लस s प्लस 1, ये 0 हो गया, 2s प्लस 1। बात समझ में आई ना। तो वही तो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर। तो उस तरीके से, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो तो क्या है, ये वाला है जो अपन इस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें s निकालेंगे, फिर अपन इसमें l निकालेंगे, और फिर उसमें क्या निकाला जाएगा, j निकाला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, इनके डाइपोल मोमेंट निकाले जाते हैं। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, अब देखो जो s निकालते हैं, है ना, जो s होती है स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, या तो प्लस हाफ होएगी या माइनस हाफ होएगी। स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होती है, प्लस माइनस 1/2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ये, सबके लिए नहीं। तो S1 होगा उसके लिए भी ये होगा, S2 होगा उसके लिए भी ये होगा। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, है ना, एग्जांपल देखना है। जैसे मैं ले लूँ सीरियम +3, है ना, क्या होता है F1
तो इसको इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। F1 को ऐसे लिखूँगी, समझ में मेरी बात। अब देखो इसके लिए S निकालूँ तो मेरी मर्जी में इसको प्लस का 1/2 मान लो, है ना। S का मान क्या हो गया 1/2। अब L का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन, इसको +3 से ये -3 तक होता है इसका मान, है ना। तो ये -2 -1 0 +2 +1, तो ये L का मान कितना हो जाएगा प्लस का 3, बाकी कुछ है नहीं, तो मान कितना होगा केवल 3। L = कितना हो जाएगा 3। अब S का पता है, L का पता है। अब बताओ ये लेस देन हाफ फिल्ड है तो J का मान क्या हो जाएगा L - S 3 - 1/2 मतलब 5/2, ये आ जाएगा क्या इस तरीके से। अब J का मान तो पता पड़ गया, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। G का मान दिया होगा तो उस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, समझ में। नहीं तो G का भी तो मान निकाल सकते हैं ना अपन। G बराबर अभी आप लोगों को बताया था 3/2 SS +1 -LL +1 अपॉन 2JJ +1, है ना। अब ये सब मान आ गए तो G का मान निकालो। देखो 3/2 +S S +1 -L L +1 डिवाइडेड बाई 2JJ +1, ठीक है। तो G = 3/2 प्लस S का मान 1/2 1/2 + 1 -3 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, J का मान कितना है इंटू 5/2 5/2 + 1, ये करके ये कैलकुलेशन करोगे और क्या निकालोगे G का मान निकालोगे, ठीक है। अब जो मान आ जाए उसको उस फॉर्मूले में पुट कर देना, फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग सबके निकाल के देख लेना, डाइस्प्रोन्सियम का निकालना, होल्मियम +3 का निकालना, आप लोगों को खुद ब खुद पता पड़ जाएगा कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम नहीं होता है, समझ में। तो ये था डाइपोल मोमेंट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, समझ में क्या, डाइपोल मोमेंट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है।